वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फरहत बानू, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी को पढ़ा था, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी किया था, और जो अंतिम लेक्चर था उसमें उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम किसी भी कम्युनिटी की स्टडी करने के लिए सूटेबल पाते हैं। वो जो कैरेक्टर्स हैं जिन एस्पेक्ट्स के आधार पर हम किसी भी कम्युनिटी की स्टडी करते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक है एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिक। एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक, वो उनका विश्लेषण हम करेंगे और उसके बाद हम किसी नतीजे पे तब पहुंचेंगे किसी कम्युनिटी के बारे में जब हम उसकी गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे उसको। वो सिंथेटिक कैरेक्टर्स हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को हम आज पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, यानी गुणात्मक जो लक्षण हैं उनको हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, जिसमें फिजियोनॉमी थी। किसी भी एरिया को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये ग्रासलैंड है या फॉरेस्ट है, उसकी शक्ल सूरत को देख करके। किसी भी प्लांट को हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा ट्री है, ये खजूर है या आम है। ये फिजियोनॉमी है। फिनोलॉजी, सीजनल जो चेंजेस आते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन, जो स्तर होते हैं, एक ऊपर का स्तर है जो ट्रीज़ का बनता है, दूसरा स्तर है जो श्रब्स का बनता है, छोटे ट्रीज़ का भी हो सकता है। इस प्रकार से सबसे नीचे बेसल जो होता है वो हर्ब्स का होता है, छोटे हर्ब्स का। उससे भी नीचे मॉसेस वगैरह हो सकते हैं, फर्न्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ कैरेक्टर्स को हमने क्वालिटेटिवली जो स्टडी किया जाता है उनको पढ़ा था। आज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के तहत हम फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस और कुछ और भी देखेंगे। अब इन कैरेक्टर्स को स्टडी कैसे किया जाता है, सवाल ये है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस को आप प्रैक्टिकल में करेंगे। उसके लिए हम सैम्पलिंग यूनिट्स को स्टडी करते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स जैसे मान लीजिए हम छोटे पैमाने पर, क्योंकि सीखने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो हम 1 स्क्वायर मीटर के 10 क्वाड्रेट डालते हैं। क्वाड्रेट यानी वर्ग डालते हैं। हालांकि क्वाड्रेट का मतलब दूसरा हो सकता है जिसको हम आगे देखेंगे। तो हम कैंपस में ही कुछ एरियाज सेलेक्ट करेंगे और 10 अलग अलग सैम्पल यूनिट्स डालेंगे हम, सैम्पलिंग यूनिट्स, जो 1 मीटर स्क्वायर के होंगे, वो क्वाड्रेट कहलाएंगे। उस क्वाड्रेट में नेचुरली अगर 1 मीटर स्क्वायर के यानी छोटे हैं तो उसमें ट्री तो स्टडी हो नहीं सकते, उसमें हर्ब्स ही हम स्टडी करेंगे। तो उसमें जो हम स्टडी करेंगे उन सैम्पलिंग यूनिट्स में, वो उनमें सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, मान लीजिए एक स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ ए। वो स्पीशीज़ ए, हमने 10 जो सैम्पलिंग यूनिट्स लिए, 10 जो क्वाड्रेट डाले, उनमें से 5 में प्रेजेंट है। फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। तो 5 में वो प्रेजेंट थी, 10 हमने स्टडी किए, तो 5/10 × 100 यानी 50%। 50% फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का अर्थ ये हुआ कि रोंकियर के आधार पर जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी क्लासेस दी थी, 50% आता है तीसरी क्लास में। यानी सी में, इस सी में। तो सी फ्रीक्वेंसी क्लास में वो पर्टिकुलर जो प्रजाति है वो आती है। अब फ्रीक्वेंसी की जहाँ हमने बात की, तो हमने बात की केवल वो प्रेजेंट थी स्पीशीज़ या एब्सेंट थी, लेकिन उसकी संख्या की बात हमने यहाँ नहीं करी। कोई स्पीशीज़ ऐसी हो सकती है जिसके 50 प्लांट्स हमें मिलें
कोई स्पीशीज़ ऐसी हो सकती है जिसके केवल 5 ही प्लांट्स हमें मिलें। उसको स्टडी करने के लिए हम डेंसिटी और अबंडेंस को स्टडी करते हैं। डेंसिटी का अर्थ है कि कितनी संख्या में उस स्पीशीज़ के जो प्लांट्स हैं वो उस इकाई एरिया में पाए जाते हैं। डेंसिटी को निकालने के लिए हम यदि 10 सैम्पलिंग यूनिट्स को लेते हैं तो उन 10 सैम्पलिंग यूनिट्स में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करते हैं। यदि 50 वो इंडिविजुअल्स पाए गए और 10 हमने स्टडी की सैम्पलिंग यूनिट्स क्वाड्रेट, तो हम ये कहेंगे 50/10 यानी 5। तो 5 इंडिविजुअल्स आए और पर यूनिट इन एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो 5 पर 1 मीटर स्क्वायर ये उसका घनत्व था। उसके बाद डेंसिटी देखी, अबंडेंस देखी जाती है डेंसिटी के बाद। अबंडेंस में और डेंसिटी में थोड़ा अंतर है। अबंडेंस में हमें बहुलता कहते हैं जिसको, उसमें हम ये देखते हैं कि वो जो स्पीशीज़ है वो एक ही एरिया में सिमटी हुई है, कंसंट्रेटेड है, या वो सभी में है, सभी एरियाज़ में है। उसके लिए हम अध्ययन किए हुए क्वाड्रेट्स को लेने की जगह उन क्वाड्रेट्स की संख्या को लेते हैं जिसमें वो स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। हमने 10 स्टडी किए थे क्वाड्रेट, उनमें से केवल 5 में ही 50 मिले, 5 में वो एब्सेंट थे। तो हम उसको 50/10 की जगह 50/5 कर लेते हैं, यानी सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ अकरेंस नॉट स्टडीज़। इस प्रकार हम बहुलता निकालते हैं किसी भी स्पीशीज़ की। एक और कैरेक्टरिस्टिक को हम देख सकते हैं जिसको कवर और बेसल कवर कहते हैं। बेसल एरिया कवर, ग्राउंड कवर भी कहलाता है, हर्बेज कवर भी कह सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई ग्रास है, उस ग्रास का जो कवर है, कितना एरिया है जहाँ वो ग्रासेस लगी हुई हैं, 50% है, 10% है, 20% है। बेसल एरिया, जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, उस ट्री का जो तना है वो कितने ग्राउंड को घेर रहा है, उसको परिधि निकाल करके देख सकते हैं। परिधि को निकालने के लिए या तो बिल्कुल ग्राउंड से सटा करके हम उसकी परिधि निकालें, या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रास्ता है। तो कवर और बेसल एरिया भी हमें एक क्वांटिटेटिव ली हमें ये आइडिया देता है किसी भी कम्युनिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर्स की। प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, उपस्थिति और स्थिरता। अब कोई स्पीशीज़ यदि 20% से कम मिलती है तो उसको उस कम्युनिटी में हम रेयर स्पीशीज़ मानते हैं, दुर्लभ मानते हैं। लेकिन वही यदि 80% से ज़्यादा मिलती है तो हम कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट मानते हैं, उसकी उपस्थिति को कांस्टेंट मानते हैं। बीच में सेल्डम प्रेजेंट, 20-20 के गैप से हम कह सकते हैं 40% तक है तो सेल्डम, अक्सर प्रेजेंट है यदि 60 तक है, मोस्टली प्रेजेंट यदि 80 तक है। इस प्रकार हम प्रेजेंस निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे फाइडेलिटी। फाइडेलिटी विश्वस्तता, कोई जो स्पीशीज़ है उसकी विश्वस्तता किसी कम्युनिटी में कितनी होगी, उसकी प्रेजेंस की कितनी संभावना होगी। जैसे 5वीं जो फाइडेलिटी क्लास है वो उस स्पीशीज़ की है जो केवल एक ही प्रकार की कम्युनिटी में पाई जाती है, अन्य प्रकार की कम्युनिटी में उसकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी। लेकिन
पहले नंबर की जो फाइडेलिटी क्लास है वो है कि उसके प्लांट्स किसी भी कम्युनिटी में बहुत ही एक्सीडेंटली ही मिलते हैं। बीच में 3 क्लासेस और हैं। दूसरी क्लास जो है वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तीसरी फाइडेलिटी क्लास में कई कम्युनिटीज़ में होती है, लेकिन मोस्टली वो एक कम्युनिटी में ही मिलती है। चौथी नंबर की प्रेजेंट तो वो एक कम्युनिटी में होती है एक प्रकार की, लेकिन कभी कभी वो दूसरे प्रकार की कम्युनिटी में भी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वाटर प्लांट है जो केवल वाटर में ही मिलता है, या वो प्लांट कभी कभी बाहर भी मिल जाता है, टेरेस्ट्रियल भी मिल जाता है। तो ये फाइडेलिटी क्लास के आधार पर हम स्टडी करते हैं। फिर आता है डोमिनेंस, प्रभाविता। कई बार आपको ध्यान होगा कि कोई स्पीशीज़ किसी एरिया में प्रभावी होती है। कई बार तो वो इतनी प्रभावी होती है कि उस एरिया का नाम ही उस प्रजाति के आधार पर रख लिया जाता है। उसको निकालते हैं इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स यानी IVI के द्वारा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है IVI ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव कवर यानी ग्राउंड कवर। इसके आधार पर हम डोमिनेंस देखते हैं। हर स्पीशीज़ हर कम्युनिटी में डोमिनेट नहीं करती है। कोई स्पीशीज़ किसी कम्युनिटी में ज़्यादा डोमिनेट करती है, कोई स्पीशीज़ कम होती है। अब हम मेथड्स टू स्टडी कम्युनिटी करते हैं, देखते हैं, जिसमें क्वाड्रेट, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जो आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि सैम्पलिंग यूनिट को जो क्वाड्रेट के रूप में लिया जाता है वो केवल स्क्वायर ही नहीं होता, वो रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, वर्गीय नहीं होता, आयताकार और सर्कुलर भी हो सकता है। ये निर्भर करता है किस प्रकार की कम्युनिटी है और हमें क्या स्टडी करना है उसके आधार पर। तो लेकिन वो एरिया डेफिनेट शेप और साइज़ का होता है। साइज़ का अर्थ ये है कि मान लीजिए हम 10 मीटर स्क्वायर का एक क्वाड्रेट बनाते हैं, या हम अगर कॉलेज में सैम्पलिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं, छोटे एरिया में इस्तेमाल करते हैं, तो हम 10 मीटर स्क्वायर की जगह 1 मीटर स्क्वायर का ही क्वाड्रेट बनाते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में केवल हम छोटे हर्ब्स को ही स्टडी करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में हम ट्रीज़ को या श्रब्स को स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ा क्वाड्रेट हमें चाहेगा। तो इस प्रकार ये निर्भर करता है किस प्रकार की कम्युनिटी है और हम क्या चाहते हैं। तो जो क्वाड्रेट मेथड है उससे आप सैम्पलिंग यूनिट्स के द्वारा फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस तो निकालेंगे ही, लेकिन एक और प्रकार की एक्सरसाइज है जिसे हम आपको देंगे, वो है मिनिमम साइज़ ऑफ क्वाड्रेट। ये देखिए आप, ये जो मैंने बनाया है इसमें हमने 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एक स्क्वायर लिया जिसको क्वाड्रेट कहेंगे। ये जो क्वाड्रेट बनाया जाता है इसमें हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें स्केल द्वारा नाप करके और ये 4 कीलें गाड़ लेते हैं। उन 4 कीलों के बीच में हम एक डोरी बांध लेते हैं और उस डोरी के द्वारा स्क्वायर बना लेते हैं। उस स्क्वायर के अंदर जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, डेंसिटी भी निकाल लेंगे, अबंडेंस भी निकाल लेंगे, और ये जो मिनिमम साइज़ ऑफ क्वाड्रेट वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें स्पीशीज़ एरिया कर्व निकालेंगे, ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये क्वाड्रेट बनाने के बाद हम इस क्वाड्रेट में एक पॉइंट से चल करके छोटे छोटे से स्क्वायर्स बनाते हैं। जैसे एक स्क्वायर बनाया 10 सेंटीमीटर पर, उसमें हमने स्टडी किया कि कितनी प्रकार की प्रजातियां 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में हैं। मान लीजिए 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। फिर हमने उसको बढ़ाया, 20 मीटर स्क्वायर बनाया, उसमें मान लीजिए 5 प्रकार की प्रजातियां आईं। फिर हमने 30 मीटर स्क्वायर बनाया, उसमें 5 की जगह 7 प्रकार की आईं। 40 मीटर स्क्वायर बनाया तो एक प्रजाति और बढ़ गई नई।
फिर एक बनाया तो फिर एक प्रजाति और बन गई। इस प्रकार 9 प्रजातियाँ हो गई। फिर हमने 50 की जगह 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे बनाया तो संख्या 9 की 9 ही रही। 70 पे बनाया तब भी संख्या 9 की 9 रही। इसका अर्थ ये है कि 50 सेंटीमीटर के बाद उस सैम्पलिंग एरिया में नंबर ऑफ जो स्पीशीज़ हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि 50 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो मिनिमम साइज़ है। अब किस एरिया में कितनी स्पीशीज़ मिली उसका एक हम कर्व बनाते हैं, और वो कर्व जो है वो बाद में जा कर के स्टैटिक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो फिर आगे वैसा का वैसा रहता है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज हम प्रैक्टिकल में करेंगे। तो ये 2 एक्सरसाइजेज हो गई। एक में हम फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस निकालते हैं और दूसरे में हम मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेट निकालते हैं। तो ये एक सैम्पलिंग मेथड मैंने बताया है जिसको कि क्वाड्रेट कहा जाता है। उसका साइज़, उसका शेप, ये सारा वेरी करता है। उसके बाद एक ट्रांजैक्ट मेथड है। ट्रांजैक्ट मेथड में 2 प्रकार के ट्रांजैक्ट्स होते हैं। एक है लाइन ट्रांजैक्ट और दूसरा है बेल्ट ट्रांजैक्ट। लाइन ट्रांजैक्ट जो है उसमें एक पतली लाइन डाली जाती है, यानी जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, उसको हम 1 किलोमीटर के एरिया में ले जाकर डालते हैं। एक पॉइंट से चालू करेंगे और अब उसका साइज़ ज़रूरी नहीं है 1 किलोमीटर हो, वो 10 मीटर भी हो सकता है, वो 50 मीटर भी, 100 मीटर भी हो सकता है, वो 500 मीटर भी हो सकता है और वो 1000 मीटर भी हो सकता है, यानी 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो लाइन ट्रांजैक्ट में हम ये देखेंगे कि कोई स्पीशीज़ कितनी जगह उस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, उसको हम काउंट करेंगे संख्या को। तो उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कोई विशेष प्रजाति कितनी बार वो आ रही है काउंट में। दूसरी प्रजाति ज़्यादा या कम बार आ रही है तो उससे हमें कम्युनिटी का आइडिया हो जाता है, इस कम्युनिटी में कौन सी स्पीशीज़ प्रीडोमिनेंटली है, अकर कर रही है, या कौन सी स्पीशीज़ कम है। बेल्ट ट्रांजैक्ट, उसमें हम ग्रासलैंड की तरह लाइन नहीं डालते हैं, उसमें हम एक बेल्ट डालते हैं जो सुटेबल ब्रेड्थ की होती है। जैसे मान लीजिए 10 मीटर इंटू 1 किलोमीटर की एक बेल्ट डाली हमने फॉरेस्ट एरिया में, उसको हम बेल्ट ट्रांजैक्ट कहेंगे और फॉरेस्ट में वो स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है पॉइंट मेथड। एक वुडन फ्रेम होता है, उसमें कुछ कीलें निकली हुई होती हैं। मान लीजिए वो वुडन फ्रेम है, उसमें जो कीलें हैं उनकी संख्या 10 है, मूवेबल पिन्स जिसको कहेंगे, और वो जो लंबाई है उसकी वो 50 सेंटीमीटर है। अब जहाँ भी हम वुडन फ्रेम को रखेंगे उन कीलों को, उन मूवेबल पिन्स को कौन कौन से स्पीशीज़ टच कर रही हैं और कोई स्पीशीज़ कितनी बार टच कर रही है, उसके आधार पर हम किसी भी कम्युनिटी में किसी प्रकार की प्रजाति की कितनी प्रेजेंस है उसको हम देखते हैं। आज बस इतना ही। थैंक्स।